Hello students, now in this video I will discuss chapter and exercise of first chapter. तो पहला न्यूमेरिकल है what is the force between two small charges sphere having charges 2 into 10 raised to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 raised to the power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air. ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल में कुछ नहीं करना है, सीधा फॉर्मूला लगाना है। उसने q1 चार्ज यहाँ रखा है, Q2 चार्ज यहाँ रखा है, बीच की डिस्टेंस दी है 30 सेंटीमीटर दिया है, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे 30 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -2 मीटर। ठीक है, तो यहां से क्या मिल जाएगा, Q1 उसने दिया हुआ है और Q2 दिया हुआ है, तो सीधा सीधा हम फॉर्मूला लगाएंगे F इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इस तरह के न्यूमेरिकल करते टाइम एक चीज ध्यान रखना कि जो डिस्टेंस है, क्योंकि दो ही वेरिएबल यहाँ मिलेंगे, या तो चार्ज मिलेगा या डिस्टेंस मिलेगी। चार्ज हमेशा कूलम में होना चाहिए और डिस्टेंस हमेशा मीटर में होनी चाहिए। ठीक है, चार्ज जो मिलेगा वो या तो कूलम में मिलेगा, माइक्रो कूलम में मिलेगा। तो माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज करने के लिए 10 टू दी पावर -6 कूलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कूलम में। ठीक है, तो जैसे जैसे आता जाएगा क्वेश्चन वैसे वैसे हम कराते जाएंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज in this numerical is the electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge -0.8 microcoulomb in air is 0.2 newton. What is the distance between the two spheres? हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये इसका चार्ज दिया हुआ है, इसका चार्ज दिया हुआ है, इसकी वजह से इस पर फोर्स निकाला हुआ है। क्या दिया हुआ है उसने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम्ब ड्यू टू अनदर चार्ज, मतलब इस पर इसकी वजह से फोर्स दिया हुआ है। तो ये जो फोर्स दिया हुआ है F, ये कितना दिया हुआ है 0. ये जो हमारे पास फोर्स दिया हुआ है ये F इज इक्वल्स टू 0.2 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक, मैंने पहले ही कहा था जो हमारे पास Q1 हो जाएगा कितना है 0.4 माइक्रोकूलम है। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे 0.4 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -6 कूलम। ये Q2 जो है कितना दिया है -0.8 माइक्रोकूलम था, इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दो तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कूलम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी वजह से इस पर फोर्स दिया होगा, तो बीच की डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे आ जाएगा F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस R स्क्वायर को यहाँ ले आओ तो ये कितना हो जाएगा, R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन F। ठीक है, तो ये R इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 9 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 9, जो कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाता है 9 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 9 हो जाता है। तो अब आगे क्या लिखेंगे हम, इनटू Q1 Q2, Q1 इंटू Q2 कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -6 इंटू 0.8 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -6, क्योंकि यहाँ हमें केवल मैग्नीट्यूड लेना है, अभी हमारा माइनस साइन से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ये नहीं आएगा फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन आएगी ये, क्योंकि दोनों क्या है अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, तो बस अब क्या हो जाएगा यहाँ पर अपॉन कितना हो जाएगा फोर्स, फोर्स कितना था 0.2 न्यूटन, ये कितना आ गया 0.2। इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, बस आगे कैलकुलेशन कर देना, तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी, आर की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो ये तो फोर्स दिया था हमारा इस चार्ज की वजह से, मतलब इस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स था। दूसरा फोर्स कैसे निकाल देंगे, उसने कंडीशन, उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है what is the force on the second sphere due to the, तो सेकंड कंडीशन में फोर्स कितना होगा। अब एक कंडीशन फिक्स होती है कि जितना फोर्स ये इस पर लगा रहा होगा उतना ही फोर्स ये भी इस पर लगा रहा होगा, तो कंडीशन क्या आ जाएगी एफ डैश। ठीक, ये इस पर फोर्स लगा है, ये इस पर फोर्स लगा है, तो दोनों की तरफ से क्या होगा फोर्स इक्वल होगा। इसको हमने मान लिया एफ डैश नाम दे दिया, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 न्यूटन। जब भी कभी ऐसी कंडीशन आए कि Q1 पर Q2 की वजह से फोर्स दिया हुआ था, तो Q2 पर Q1 की वजह से जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि वो दोनों चार्जेस के म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से ही फोर्स आता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज
ओ थर्ड में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है चेक द रेशियो के ई स्क्वायर अपॉन के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, जी एम ई एम पी, ये दिया हुआ है। उसने पूछा है कि चेक करो क्या ये रिलेशन डायमेंशनलेस होगा। पहले इसकी यूनिट निकाल लेते हैं, यूनिट आ जाएगी तो डायमेंशन भी आ जाएगी। के की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस 2, ठीक है, किलोग्राम नहीं कूलाम माइनस 2 हो जाएगी, क्यों हो जाएगी कूलाम माइनस 2, और ये कितना हो जाएगा इनटू चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलाम स्क्वायर, ठीक, हमने के की यूनिट रख दी, के क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है, तो यहां से अपॉन ये कितना आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस 2, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू सभी जानते हैं, ठीक है, तो उसकी जो यूनिट निकल करके आती थी वो कितनी आती थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर को किलोग्राम माइनस 2 भी लिख सकते हैं इनटू एमपी, ठीक है, एमई एमपी, इन दोनों की जो यूनिट होगी इसकी भी किलोग्राम होगी, इसकी भी किलोग्राम होगी, तो कितना आ जाएगा किलोग्राम स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान दो, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर से किलोग्राम स्क्वायर, और c माइनस 2 से यानी कि पर कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, जो रेशियो आया 1 आ जाएगा, इसका मतलब m0 l0 t0। इसका मतलब सबसे पहली चीज जो टास्क दी हुई थी हमें न्यूमेरिकल में, हमने प्रूव कर दिया है कि हाँ ये जो वैल्यू है, मतलब ये जो रेशियो है ये डायमेंशनलेस है। दूसरा कि ये रेशियो प्रूव क्या करता है, ये रेशियो प्रूव करेगा रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि हम पहले भी एक एग्जांपल में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो रेशियो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के रेशियो को प्रूफ कर रहा है। यहाँ पर वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन सब की वैल्यूज पुट कर दो, यहाँ पर आंसर आ जाएगा, आंसर हम पहले भी इसका निकाल चुके हैं 2.29 into 10 raised to the power 39, लगभग इतना आता है इन दोनों का रेशियो, ठीक, तो ये भी अब हो जाना चाहिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। तो क्वांटाइजेशन का मींस मैं पहले भी बता चुका हूं कि चार्ज किसी भी बॉडी पर फ्रैक्शन में नहीं मिलता है, चार्ज कैन नेवर बी फाउंड ऑन अ बॉडी ऑन फ्रैक्शंस, ठीक है, तो ये क्वांटाइजेशन का मतलब हो गया व्हाई कैन वन इग्नोर quantization of charge electric charge when dealing with microscopic that is large scale charges, ठीक है, मान लिया मैंने 1 माइक्रो कूलम चार्ज लिया, अगर इसमें मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करूं, चलो 1 कूलम चार्जेस मान लेते हैं, ठीक, तो दोनों के केस में कंपेयर करते हैं, 1 माइक्रो कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारे पास, q इज इक्वल्स टू n ही होता है, n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा q अपॉन e, यहां से कितना हो जाएगा 1 into 10 raised to the power minus 6 अपॉन, क्योंकि कूलम माइक्रो कूलम में है वैल्यू, तो 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 into 10 raised to the power minus 6 कूलम, अपॉन कितना हो जाएगा 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम, ठीक है, तो यहां से ये आ जाएगा 1 अपॉन 1.6 into 10 raised to the power 30, ठीक है, कितना आ जाएगा कैलकुलेशन करके इज इक्वल टू 6.25 into 10 raised to the power 12। अब एक चीज ध्यान दो, 1 माइक्रो कूलम बहुत ही माइन्यूट चार्ज होता है, उसमें भी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 6.25 into 10 raised to the power 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो जब बहुत ज्यादा बड़ी मैक्रोस्कोपिक वैल्यूज को डील कर रहे होते हैं तो वहां पर हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के कॉन्सेप्ट को कुछ हद तक हम क्या कर सकते हैं नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यही वजह है कि छोटे से चार्ज में भी बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्यों, क्योंकि एक चार्ज पर कितना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम, जो कि बहुत कम चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, तो इसलिए इस वैल्यू की वजह से, बहुत बड़ी वैल्यू की वजह से, मतलब जो हमारा निकल करके आ रहा है आंसर, वो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, इसलिए हम वहां पर कुछ हद तक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इग्नोर जरूर कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है व्हेन अ ग्लास रॉड इज rubbed with a silk cloth charge appear on both a similar phenomena
is observed with many other pairs of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge. पहली चीज मैं एक बार पहले भी ये डिफाइन कर चुका हूँ नोट्स में, तो एक बार फिर से डिफाइन कर रहा हूँ कि किसी भी ग्लास की रोड को सिल्क के साथ जब रब करते हैं, ठीक है, तो चार्ज दोनों में ही आता है। एक में पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक में नेगेटिव चार्ज आएगा। इसको कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि प्रूव दैट चार्ज ऑलवेज फाउंड इन पेयर्स। तो कैसे हम यहाँ प्रूफ करेंगे? जैसे ही मान लिया हमने किसी भी ग्लास की रोड को किसी सिल्क क्लॉथ के साथ या कैट स्किन के साथ रब किया, तो जितने इलेक्ट्रॉन ग्लास रोड से निकलेंगे, क्या उतने ही इलेक्ट्रॉन ये सिल्क क्लॉथ एक्वायर करेगा। जितने इलेक्ट्रॉन ग्लास क्लॉथ से ट्रांसफर होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन ये सिल्क क्लॉथ एक्वायर कर लेगा। तो अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज आया है, तो इस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। मान लिया इसने इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए किसे? सिल्क क्लॉथ को। तो सिल्क क्लॉथ ने कितने इलेक्ट्रॉन रिसीव किए? 2 इलेक्ट्रॉन्स रिसीव किए। इस पर +2 चार्ज आ जाएगा, इस पर -2 चार्ज आ जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं चार्ज is always conserved and charge also found in pairs। ये फिनोमेना किसी भी चीज के साथ हम अप्लाई करें, हर चीज में ये एप्लीकेबल होगा। प्लास्टिक हो जाए, कॉम अगर हम एयर के साथ रब कर रहे हैं, तो जितना चार्ज प्लस में कॉम के पास आएगा, उतना ही चार्ज माइनस में एयर्स के पास भी आएगा। और ये ड्राई एयर्स में ज्यादा होता है। क्यों? ड्राई एयर्स में फ्रिक्शन ज्यादा होता है, तो हीट एनर्जी ज्यादा जनरेट होती है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा जल्दी ट्रांसफर हो सकता है एयर से कॉम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि हमारे पास कोई एक स्क्वायर है। स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पर कुछ चार्जेस रखे हुए हैं दैट आर 2 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, +2 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम। फिर सेंटर में उसने एक चार्ज रख दिया। सेंटर का मतलब है कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर का सेंटर क्या होगा? मीटिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल विल बी द सेंटर पॉइंट ऑफ द स्क्वायर। तो अगर हम इस पॉइंट पर +2 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें, तो या फोर्स अगर देखें, तो दोनों के बीच क्या हो जाएगा? रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास F1। ठीक है। -5 माइक्रोकूलम की वजह से अगर फोर्स देखें, तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा फोर्स, ये। ठीक है। ये क्या, इसको क्या लिखूंगा मैं? F2। ठीक। इस +2 माइक्रोकूलम की वजह से चार्ज क्या हो जाएगा? रिपल्सिव हो जाएगा फोर्स। तो इन दोनों के बीच, क्योंकि यहाँ कितना है, सेंटर पे 1 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है, तो ये क्या आ गया हमारे पास? F3। ठीक है। अब यहाँ इस पॉइंट पर इस -5 माइक्रोकूलम की वजह से चार्ज जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, वो क्या होगी? वो ये हो जाएगी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ +1 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है, तो क्या इसकी वजह से दोनों रिपेल करेंगे, तो F1 इस डायरेक्शन में हो गया। इसकी वजह से ये दोनों रिपेल करेंगे, 2 माइक्रोकूलम +1 माइक्रोकूलम, दोनों आपस में रिपेल करेंगे। तो कंडीशन क्या है कि F1 और F3 आपस में वर्टिकली मतलब एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ठीक। दूसरा, -5 माइक्रोकूलम इसको अट्रैक्ट करेगा, तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में हो गई। ठीक है। ये -5 इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी डायरेक्शन ये हो गई। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फोर्स F4। अब एक चीज ध्यान दो, सबसे पहले हम F डैश निकाल दो। किस किस के बीच? रिजल्टेंट ऑफ F3 एंड F1। F1 F3 क्या है? दोनों 180 डिग्री एंगल पे है ना। सीधा सीधा मैं बोल दूंगा F3 माइनस F1, F3 माइनस F1, बट F3 इज इक्वल्स टू F1। क्यों? ये 2 माइक्रोकूलम, ये 1 माइक्रोकूलम, जो भी फोर्स लगा, मान लिया इधर F1 लग गया। ठीक है। सेम कंडीशन 2 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम, और जबकि अगर मैंने इसको पॉइंट ए ओ मतलब ओ मान लिया है, तो क्या हो जाएगा? AO इज इक्वल्स टू BO इज इक्वल्स टू CO इज इक्वल्स टू DO। क्योंकि स्क्वायर के दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, और दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। तो ये 90, ये 90, ये कितना हो गया? 180 हो गया। ठीक है। ये 180 हो गया। तो सारे के सारे फोर मतलब जो F1 F3 है वो 180 पर काम कर रहा है, जो F4 F2 है वो दोनों कितने पर? 180 डिग्री पर काम कर रहा है। तो F3 इज इक्वल्स टू F1 लिख सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, चार्जेस पर डिपेंड करेगा फोर्स, और डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। चार्जेस भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, सीधा सीधा कितना आ गया? F डैश इज इक्वल्स टू 0।
सिमिलरली एफ डबल डैश इज इक्वल्स टू, एफ डबल डैश किस किस के बीच हो जाएगा, F2 एंड F4 के बीच। ठीक है, F2 और F4 के बीच क्या हो गया, F डबल डैश हो गया, ये भी कितना हो जाएगा F2 माइनस F4 कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि F2 इज इक्वल्स टू किसके है, F4 के है। तो रिजल्टेंट फोर्स अब तुम अपने आप निकाल सकते हो, F डैश प्लस F डबल डैश इज इक्वल्स टू 0। तो सीधा सीधा भी हम लिख सकते थे, जितने अगर ये 1 मार्क्स में आता है तो सीधा सीधा लिख दो कि F1 is equals to F3 and F2 is equals to F4 and resultant force will be, पहले इन दोनों का निकालो फिर दोनों का फाइंड करो, माइनस करके 0 आ जाएगा, सीधा सीधा बोल दो कि हाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर बेस्ड है। 7 क्वेश्चन में उसने बोला है क्या, an electrostatic field line is a continuous curve, that is a field line cannot have sudden breaks, why not? कहने का मतलब इसका ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पर जाकर के टर्मिनेट होती है, मतलब कॉन्टिन्यूस लाइन होती है। उसने ये कहा है कि ये लाइन कट क्यों नहीं हो सकती है। पहला रीजन इसका ये है कि जो फोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, या जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना चाहते हैं। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कटने का मतलब है कि जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, और जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड तब हो सकता है जब r की वैल्यू इनफाइनाइट हो। अगर r इंफिनिटी डिस्टेंस पर ले रहे हैं, इंफिनिटी डिस्टेंस का मतलब ये होता है अगर किसी चार्ज की रेंज यहां तक है तो ये पॉइंट उसके लिए इंफिनिटी का काम कर जाएगा। ऐसा नहीं कहेंगे कि एक चार्ज यहां रख दो एक चार्ज मून पे रख दो, ये कंडीशन नहीं होगी। हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि जहां पर जिस चार्ज का रेंज है, जहां तक जिस चार्ज का रेंज है, जहां तक वो किसी चीज को कैच कर सकता है, ठीक है, वहां तक, वहां से आगे अगर किसी चार्ज को हम रख रहे हैं तो, या किसी बॉडी को हम रख रहे हैं तो वो उसके लिए इन्फिनिटी का काम करेगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, या वो डिस्टेंस जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं। तो पहला रीजन तो इसका ये हो गया। दूसरा, अगर चार्ज मैं यहां रखूंगा तो चार्ज कुछ ये लाइन से मूव करके जाएगा, यहां पर सडन चेंज होने का मतलब है कि चार्ज जंप करके यहां चला जाए। तो चार्ज कभी भी किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जंप नहीं कर सकता है। दैट्स व्हाई अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट हैव एनी कट और दे आर यूनिफॉर्म continuous curve। इसका दूसरा पार्ट है क्या, explain why two field lines never cross each other। मैंने पहले भी 2-3 बार डिस्कस कर लिया है। इसका मतलब है कि अगर कोई भी किसी भी पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कट कर रही हैं तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी एक फील्ड में, यूनिफॉर्म फील्ड में किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की केवल और केवल एक ही डायरेक्शन हो सकती है। दैट क्लियर? तो यहां तक ये समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं।